नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस सेशन में पूर्व की भांति आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको बताते चलें कि आप में से बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो लगातार जो अभ्यास प्रश्न दिया जाता है या जो होमवर्क दिया जाता है उसको अनिवार्य रूप से शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या में छात्र ऐसे हैं जो ना तो अभ्यास प्रश्नों को शेयर कर रहे हैं और ना ही जो होमवर्क दिया जाता है संबंधित क्लास में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और निश्चित तौर पर इससे नुकसान आपको होगा और ये नुकसान आपको 69th बीपीएससी का जब प्रीलिम्स आप देंगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। देखो, ज़रूरी यह है कि आप हमारे पास से पढ़ रहे हो इसलिए नहीं, कहीं भी आप अध्ययन कर रहे हो तो यदि उस सेशन में आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है, यदि कुछ आपको अभ्यास प्रश्न दिया जाता है तो उसका जवाब आपको देना होता है। अभ्यास प्रश्न क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका एंगेजमेंट रहे, आप स्वयं से भी संबंधित क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ कर आएँ, कुछ स्वयं से प्रयास करें चीज़ों को लेकर के। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब हम कोई चीज़ स्वयं से करते हैं, स्वयं से हमने कुछ पढ़ा, स्वयं से किसी कंटेंट पर हमने सर्च किया, तो वो हमें लंबे समय तक वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं। कल की क्लास में यदि हम बात करें, हमने पूछा था दूध सागर जलप्रपात के बारे में और विष्णु कुमार देव जी ने जवाब दिया है, कुंदन कुमार जी ने दिया है, अभिजीत कुमार जी ने भी जवाब दिया है यूरोजोन के बारे में, बहुत अच्छा भैया। इसके बाद फिर कृतिका जी ने जवाब दिया है। तो बहुत ही सीमित संख्या में आपके जवाब मिले हैं, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखें। इससे पहले वाले में भी बात करें तो अभिजीत जी हैं, विष्णुदेव जी हो गए, कुंदन कुमार जी हो गए, इसके साथ साथ कृतिका जी हो गई, उसमें गौरी कुमारी जी ने भी जवाब दिया था, ठीक है। इसके बाद सुधीर कुमार जी ने जवाब दिया था, प्रियंका कुमारी जी ने जवाब दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया था, बहुत अच्छा था। तो देखो, जितना इन्वॉल्वमेंट रखोगे भैया प्रत्येक क्लास से आपको उतना लाभ होगा, ठीक है। यदि आप सामान्य कैंडिडेट के रूप में रहना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अनुसार चल सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है बताना, रेगुलर बता रहा हूँ। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि आप भारत जैसे देश में रहते हैं तो आपको इस बात की स्वतंत्रता है। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न कह रहा है 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। जो आपके अनुसार लगता है कि वो करेक्ट विकल्प है उसी का चुनाव यहाँ पर करना है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, सभी फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, ये जो नेता हैं, पहली बात तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये एक दार्शनिक भी थे, ठीक है। और यदि आप दर्शन के विद्यार्थी हैं तो आपने इनके दर्शन को अवश्य पढ़ा होगा। बात हो रही है श्री अरबिंदो की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो के बारे में एक बात और पूछा जा सकता है कि इनका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ है। श्री अरबिंदो का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपको बता दें, पुदुचेरी में ये देखने को मिलता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए बताइएगा, बात किसकी हो रही है? भूजल पर। बोला जा रहा है कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब देना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है यहाँ पे। चलिए बताइएगा, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली, लीमा, पेरिस या लंदन?
सबसे पहली बात, यहाँ पे जल की बात हो रही है, जल शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जब हम जल की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत में इसको लेकर के एक मंत्रालय है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। और ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, जब हम जल शक्ति मंत्रालय की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो जल शक्ति मंत्रालय है यह एक मिशन चला रहा है जिसको बोलते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो हमारे ग्रामीण हाउस होल्ड हैं उनको 2024 तक 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर जब टैप वाटर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक परिवार को कितने जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, गारंटी दी जाएगी। तो यहाँ पे 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से गारंटी इस योजना के तहत दी जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत टैप वाटर कनेक्टिविटी 100% हाउस होल्ड को पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे गोवा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का एक राज्य है हरियाणा। भारत का एक राज्य है हरियाणा, और हरियाणा में क्योंकि पेयजल की कमी बहुत हो रही है, बहुत सारे शहरों में हो रही है, तो इन्होंने एक योजना चलाई है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। पानी को बचाने के लिए इन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इस सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन था ये किया गया था पेरिस में। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण था, टाइपिंग में मिस्टेक था, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया और महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसको बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने, बोला जा रहा है किस राज्य में के अलुआ नामक स्थान पर एक बीज फार्म है जिसको कार्बन न्यूट्रल का दर्जा दिया गया है, और ये देश का पहला बीज फार्म बन गया है जो कि कार्बन न्यूट्रल है। तो भाई ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल बीज फार्म जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा किस राज्य से संबंधित है। 4 राज्य दिए हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आपको बता दें ये जो राज्य है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से भी संबंधित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से भी संबंधित है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो ये 3 राज्यों में विस्तारित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 3 राज्यों में ये विस्तारित है। तो इस आधार पे आंध्र प्रदेश तो यहाँ से निकल गया। अब बचे हैं 3, इन्हीं तीनों में से एक आपका उत्तर होगा, और इसका सही उत्तर यदि मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर है केरल, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने चर्चा छेड़ दी है बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपको बताते चलें कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा हैं। ठीक है, 12 रिजर्व ऐसे हैं जो कि वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा हैं। और वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा कहने का मतलब है कि यूनेस्को एक संस्था है, आप जानते होंगे। यूनेस्को जो संस्था है, यूनेस्को संस्था का एक नेटवर्क जिसको बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, वैश्विक नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें इन्होंने इसको जगह दी है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 12 ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, और 6 ऐसे हैं जो डोमेस्टिक हैं। तो कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात करते हैं ना, यह एक बृहद संकल्पना है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि इसमें भी 3 एरिया होता है।
ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये आपका कोर एरिया हो गया, ये आपका बफर जोन हो गया, और ये आपका हो गया बाह्य एरिया जहाँ पे सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होती है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो जो कोर एरिया है, आप जानते हैं कि कोर एरिया में किसी भी प्रकार की गतिविधि की कोई अनुमति नहीं होती है। बफर जोन की बात करें तो बफर जोन जो होता है वहां पर सीमित गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे जंगल से संबंधित उत्पाद को लेकर के छूट होती है, पशु चराई को लेकर कुछ सीमित मात्रा में सीमित क्षेत्र तक छूट होती है, पर्यटन की कुछ छूट होती है। तो कहने का मतलब है कि बफर जोन और कोर ये दो महत्वपूर्ण जोन होते हैं किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के, या हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बृहद संकल्पना है और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कई सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला है, तो इसके अंतर्गत केरल में ही शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसी में पड़ता है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपको देखने को मिलता है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इसी में पड़ता है। मतलब ये सभी किसके हिस्से हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कई सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आप जानते हैं पश्चिमी घाट की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है और पूरा ये है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, और पूरे पश्चिमी घाट को यदि हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में विशेष रूप से नीलगिरी ताहर आपको देखने को मिलते हैं, और नीलगिरी ताहर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु राज्य का स्टेट एनिमल है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जल्द ही बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ी हुई क्लास आपको मिलेगी। इसको बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखो टाइपिंग एरर है, इग्नोर करिएगा भैया। बहुत समझा लिया, बहुत समझाते समझाते थक गए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं गलती करने से। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई थी? चलिए बताइएगा कहाँ पर ये आयोजित की गई थी। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। और जब हम बात करते हैं ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर जो देखने को मिलता है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जेनेवा में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यह भी आपको बता दूं कि यहाँ पे गिलबर्ट होंगो आपको देखने को मिलते हैं। और गिलबर्ट होंगो कौन है? गिलबर्ट होंगो ILO के प्रमुख हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको रखनी है। कुछ वैश्विक संस्थाएं जो हैं, जो लगातार चर्चा में रहती हैं, उनके प्रमुख कौन हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इतनी बेसिक जानकारी होती है, बेसिक समझ होती है, ये सबको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस विशेष बैठक की। तो आपको बता दें ये विशेष बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइएगा, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको एक का चुनाव करना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बात हो रही है हवाई अड्डे की, तो वो हवाई अड्डा था आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी विकल्प सही उत्तर है। हवाई अड्डे की जब हम बात कर रहे हैं, हम एयर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ICAO एक संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, और इस संस्था का हेडक्वार्टर
मॉन्ट्रियल में देखने को मिलता है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था। और ICAO जो है ये आप कह लीजिए वैश्विक स्तर की नियामक बॉडी है। उड्डयन क्षेत्र की जो नियामक बॉडी है वैश्विक स्तर की, उसको बोलते हैं ICAO। मॉन्ट्रियल से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, यदि आपको याद हो पिछले दिनों हमने बोला था भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बताइएगा, तो आप में से कुछ सीमित लोगों ने इसका जवाब दिया है। मॉन्ट्रियल से हम जोड़ लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ठीक है। और जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो आपको बता दें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था ये वर्ष 1987 में साइन किया गया था। 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था। और ये जो समझौता है ये विशेष रूप से ओजोन की परत को नष्ट करने वाले जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनके निगमन के लिए था, उनको नियमित करने के लिए, उनको निगमित करने के लिए एक समझौता था। मतलब ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए जो एक बैठक हुई थी उस समझौते का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1987 में ये समझौता साइन हुआ था। ऐसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध कहाँ से है, उसमें ओजोन परत की बात की गई है तो आपको ओजोन परत टिक करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? मतलब पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर ड्रोन सेवाओं की मदद से दवाओं की डिलीवरी की जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा वो राज्य कौन सा है जहां पे दवाओं की जो डिलीवरी है वो ड्रोन के माध्यम से की जा रही है, ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वीडियो 2 भाग में जा रही है। 3 से 4 सेकंड का डिस्टरबेंस था, लेकिन उसको हमें इग्नोर करना है। हम पहुंचे थे प्रश्न संख्या 7 पर, और प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है। मतलब दवाओं की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, नागालैंड, सिक्किम, असम, मेघालय। चलिए बताइएगा। जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर की तो हम सिक्किम को उसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको तो तुरंत हम बाहर निकाल सकते हैं, बाकी के अन्य राज्यों में आप बात करेंगे। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। ये पहले भी कराए गए प्रश्न हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे हिंट के तौर पे बता दूं, क्योंकि आज हमने बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा की है, तो आपको बता दूं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इस राज्य से संबंधित है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इसी राज्य से संबंधित है। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब हम नोकरेक की बात करते हैं, एक पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं गारो हिल्स बोलते हैं, तो पश्चिमी गारो की ये सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा नोकरेक जो है ये पश्चिमी गारो की सबसे ऊंची चोटी है, और उसी के नाम पर ये बायोस्फीयर का नाम रखा गया है और नोकरेक रखा गया है। आपको बता दें कि जब हम गारो की बात करते हैं तो गारो हो गया, खांसी हो गया और जयंतिया, ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। और ये तीनों कहाँ से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं मेघालय से। ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं मेघालय से। मतलब इसका सही उत्तर आपका है मेघालय। मेघालय की जब हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें मेघालय का जो स्टेट एनिमल है वो है क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप जवाब देंगे त्रिपुरा, ठीक है। गलती मत करिएगा कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है त्रिपुरा में है, तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये त्रिपुरा का स्टेट एनिमल होगा, ये गलत मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड ये मेघालय का राजकीय पशु है, और इसी के नाम पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो त्रिपुरा राज्य में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया मेघालय। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है?
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ से किया गया, कहाँ पर किया गया? 4 स्थानों के नाम आपको दिए हैं, यहाँ पे 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पे ये उद्घाटन किया गया? आपको बता दें, ये जो शहर है ये उस राज्य में है जिस राज्य के समुद्र तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। और जब हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की तो तुरंत हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का यहाँ पे शहर चेन्नई दिया है, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपका हो गया चेन्नई। अब यहाँ पे हमने तमिलनाडु की बात छेड़ी है तो आपको देखना होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये विशेष रूप से संबंधित किससे है? ये विशेष रूप से संबंधित है तमिलनाडु से। गल्फ ऑफ मन्नार की जब बात करते हैं, आप जानते हैं कि जैसे ही आप तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में जो वाटर बॉडी पड़ती है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार वहीं पर पड़ता है। और गल्फ ऑफ मन्नार में 21 द्वीप हैं। 21 द्वीप ऐसे हैं जिनको जगह दी गई है कहाँ पे? जिनको जगह दी गई है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं, तो 21 द्वीप आते हैं, क्योंकि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये द्वीपों से संबंधित है। तो यहाँ पे विशेष पशु के रूप में या जानवर के रूप में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है डुगोंग, ठीक है, जिसको समुद्री गाय भी बोलते हैं। डुगोंग यहाँ पे पाया जाता है प्रमुखता से, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के इस सेशन में अभी तक यदि आपने देखा होगा तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व की हमने चर्चा कर ली है। 18 में से 3 की चर्चा आज हमने की है, ठीक है, मेघालय से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, इसको बताइएगा। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? चलिए जवाब दीजिएगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर भी हैं, गोवा का पणजी शहर, कन्नूर, चेन्नई और मैसूर। आपको बता दें इसका आयोजन किया गया है पणजी में, गोवा में। इसको बताइएगा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जवाब दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपको बताना है। इन्हीं 4 राज्यों में से चुनाव करना है कि ये कौन सा है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन्हीं में से आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बजट और आर्थिक, केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनको हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? ठीक है, वित्तीय बजट को पेश कब किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा कब पेश किया गया, सबको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी तिथि निश्चित होती है। अब 3 तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं, 31 जनवरी, 28 फरवरी या 1 फरवरी। केंद्रीय जो बजट था उसको सदन में कब पेश किया गया ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। आपको बता दें 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। और इस केंद्रीय बजट में यह भी देखने को मिला कि एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया की जब हम बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि इसके उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2047। ठीक है, ये बजट में बात की गई है इसलिए पता होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो है 2047। आगे बढ़ते हैं।
इसको बताइएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? चलिए ये तो पता होना चाहिए ना कि बजट कितना है, राजस्व घाटा कितना है, तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है 45,03,097 करोड़। सी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि इस बार बजट में कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की गई। जैसे आपको पता होगा अमृत धरोहर योजना की बात की गई। अमृत धरोहर योजना को यहाँ पे शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में फिर से यहाँ पे बात की गई और ई न्यायालय परियोजना को भी यहाँ पे स्वीकृति दी गई, उसके भी बारे में यहाँ पे बजट में बात की गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के उत्पादन के लिए कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों का उत्पादन किया जाए जिससे हम उनका निर्यात कर सकें, उसको लेकर के भी इस बजट में एक विशेष योजना शुरुआत की गई है जिसका नाम है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की भी शुरुआत यहाँ पे की गई। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? चलिए बताइएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। सभी को जवाब देना। देखो ये तो पढ़ चुके हैं ना, बजट आर्थिक समीक्षा के बारे में आप पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे जवाब देना तो बनता है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है 35,02,136। हम बजट की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में हम साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे नई आयकर व्यवस्था जो लागू की गई उसमें जो स्लैबों की संख्या है वो 5 कर दी गई। याद रखिएगा, नई जो व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था लागू कर दी गई है वहाँ पे स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। ये पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें शहरी अवसंरचना विकास निधि की यहाँ पे बात की गई। शहरी अवसंरचना विकास निधि पर यहाँ पे बात की गई और बोला गया कि ये जो निधि स्थापित की जाएगी इसका देख रेख कौन करेगा? तो इसका देख रेख करने के लिए जो बैंक है उसका नाम है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक का काम क्या रहेगा? अब इसमें राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ये देख रेख करेगा किसका? शहरी अवसंरचना विकास निधि की जो स्थापना की जाएगी उसका देख रेख भी यही राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिनको क्या नाम दिया गया है? ये जो 7 प्राथमिकताएं थी जिनमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच की बात हो रही थी, इसके बाद आपको देखने को मिल रहा था हरित विकास की बात हो रही थी, ठीक है, सक्षमता को सामने लाने की बात हो रही थी। तो इस प्रकार से कुल 7 योजनाएं थी और इनको नाम क्या दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। सप्त महर्षि, सप्त मुनि, सप्त ऋषि, कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। और ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब देना बनता है। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है सप्तऋषि। ठीक है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताइए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? 2023-24 के लिए वित्त वर्ष
2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। देखो, इस प्रकार की जो रिपोर्ट होती है ना, पूछी जाती है, विशेष रूप से बजट वाली पूछी जाती है, क्योंकि जो बजट वाली रिपोर्ट होती है वो चेंज तो होती नहीं है। बाकी संस्थाओं की रिपोर्ट समय के अनुसार महीने 2 महीने में अपडेट होती रहती है। तो बजट वाली जो आंकड़े हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। इस बजट में बताया गया कि हमारी जो वृद्धि दर होगी वो 6 से 6.4% के बीच होगी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता दें, जैसे 6 से लेकर के 6.8 बोला गया है, माफ़ करिएगा, 6 से लेकर के 6.8% तक की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे यह भी बताया गया कि 2020-21 में, याद रखिएगा, 2021-22 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे यह भी बताया गया कि वर्ष 2021-22 में जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिली, 2021-22 में जो कृषि और इनके संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिली वो 3% देखने को मिली। पूछी जा सकती है कि 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कितनी वृद्धि देखने को मिली, तो 3% वृद्धि देखने को मिली। साथ ही साथ यह भी बताया गया है इस बजट में कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है भारत। इस बजट में इसकी भी चर्चा की गई, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि पूरे विश्व में जहां पर जैविक किसान सबसे ज़्यादा हैं, पूरे विश्व में जिस देश में जैविक किसान सबसे ज़्यादा हैं वो देश है भारत। यह भी बोला गया, मतलब भारत में जैविक किसान जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ यह भी बताया गया इस रिपोर्ट में विशेष रूप से कि भारत का वह राज्य जो वन और वृक्षों के आवरण के अनुसार, वन एवं वृक्षों के आवरण के अनुसार सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक रखता है, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो वन और वृक्षों के अनुसार सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक रखने वाला भारत का जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी चर्चा इस बजट में की गई है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? सामान्य सा प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है, अभी बजट की बात हुई थी, अब आर्थिक समीक्षा से जुड़ा प्रश्न है। बताइएगा कि कब पेश किया गया था? आर्थिक समीक्षा को कब पेश किया गया था? याद रखिएगा, 31 जनवरी 2023। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है, ये आप बताइएगा। चलिए जवाब दीजिएगा, कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है ये आपको बताना है। 6.7%, 6.4% या 7%? कितना अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटा का? चलिए बताइएगा फास्ट। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है 6.4%। ठीक है। इस बजट में कुछ चीज़ें और भी बताई गई, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर बात की गई कि दिसंबर 2022 तक 562.7 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर, जब हम बात करते हैं दिसंबर माह के अंत में जो हमारा था वो था 562.7 बिलियन डॉलर। ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी बताया गया इसी रिपोर्ट में, इसी से जोड़ के, कि भारत जो है विश्व का 6वां बड़ा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में जो क्रम है भारत का वो 6वां क्रम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऋण की यदि हम बात करें कि भैया सितंबर, इसमें ये भी बताया गया कि सितंबर 2022 तक भारत पर ऋण कितना है, तो यह भी आपको याद रखना है कि सितंबर 2022 तक भारत पे जो ऋण है वो 610.5 बिलियन डॉलर का है। याद रखिएगा, 610.5 बिलियन डॉलर का ऋण है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इस तरह की जो रिपोर्ट आती हैं जिनमें ये बता दिया गया कि भैया भारत देश 6वां सबसे बड़ा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा मुद्रा भंडार हैं, उसमें ये 6वां देश है। लेकिन यह भी बताने की आवश्यकता थी, यहाँ पे यदि बताया जाता तो चीज़ें और क्लियर होती कि भारत देश है ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा आंकड़ा देना था। जैसे 6वां दे दिया गया और जो टॉप पे हैं
उनका क्या है वह भी बताना चाहिए था, तब जाके चीज़ें और स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि भारत का 6वां स्थान है, कितना था 562.7 बिलियन डॉलर, और हमारे पर जो ऋण है वो है 610.5 बिलियन डॉलर, जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था है? किसके आधार पर बात हो रही है? क्रय शक्ति क्षमता, ट्रिपल पी के आधार पर बात हो रही है, बताइएगा। चलिए बताइएगा। आपको पता होगा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको बताइए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? आर्थिक समीक्षा जो थी वो कितने अध्यायों में उसको बांटा गया था, ये प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। आर्थिक समीक्षा को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है, इसको बताइएगा। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? कई बार मैंने आपको बताया है ये प्रश्न। ठीक है, बताइए कितने पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, ये आपको बताना है 2023 से 27 तक। आपको बता दें, रट जाइएगा, 14,500 पीएम श्री स्कूल खोलने की बात यहाँ पर की गई है। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, ये आज का आपका अभ्यास प्रश्न है। क्या है कि जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? क्योंकि हमने उस लक्ष्य को पूरा कर लिया है तो और इसको बढ़ा दिया गया है, तो वो कितना कर दिया गया है ये आपको बताना है। गैर जीवाश्म ईंधन से जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं, हमारी सरकार ने ये वादा किया था विश्व के देशों के समक्ष कि भैया 2030 तक हम जो विद्युत का उत्पादन करेंगे उसका 40% ऐसा होगा हिस्सा जो कि गैर जीवाश्म ईंधनों से होगा, मतलब हम कोयले से विद्युत नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इसको बोला गया है कि कितना बढ़ा दे, क्योंकि लक्ष्य हमने पहले प्राप्त कर लिया, तो अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है कि 2030 तक हमें क्या लक्ष्य अचीव करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। नहीं आएगा तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, जैसे अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, इसके बारे में हमने पूर्व में भी बताया है, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा है? केरल। वायनाड जो है वो केरल से संबंधित है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भोपाल। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, अभी हाल ही में हमने बताया था, वो राज्य कौन सा है? केरल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, राइट टू वॉक लागू करने वाला राज्य है हमारा पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, वो राज्य हमारा है केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? जोगी घोपा, असम। आप केवल नोट्स पलटिएगा, मिल जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। भारत की पहली, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा शायद त्रुटि है, इसको हम देख लेते हैं। भारत का यहाँ पे भारत की पहली अंडर सी टनल, ठीक है, अंडर सी टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। इसको हमने बताया था कि किन दो शहरों को जोड़ने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, माउंट अन्नापूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई? कोच्चि शहर में। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प दिया है? अभी पिछले दिनों हमने चर्चा किया, बात हो रही है कर्नाटक की। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस तैयार किया है, हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर कहां पे खोला है? एप्पल कंपनी ने अपना भारत में पहला स्टोर मुंबई में खोला है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां है? नोट से पलटिएगा, दिखाई देगा बेंगलुरु में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहां है? तेलंगाना में है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण कहां किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? उक्त रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। और बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से प्रयास ये भी रहेगा कि हम प्रत्येक दिन के सेशन में प्रीलिम्स फैक्ट को भी लेकर के आएँ, जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आंसर जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको अगले दिन मिल जाएगी, लेकिन अभी इस प्रीलिम्स फैक्ट के रिवीजन के लिए इस पीडीएफ को क्लास के तुरंत बाद आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया है, अनिवार्य रूप से उसका जवाब आपको सबमिट करना है। तो यहीं पर अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल या रात्रि 11 बजे का हमारा डाउट सेशन होता है, उसमें आप कभी भी जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी चिंताएं हैं उसको लेकर के हम वहाँ पर बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।